जय भीम साथियों हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान का ज्ञान के नाम पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में, जिसमें संविधान के 5वें अध्याय में राष्ट्रपति चुनाव और कार्यालय का कार्यकाल के 18वीं वीडियो में हम 55, 56, 57, 58, 59 और 60 अनुच्छेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली आगे की 19वीं वीडियो में हम 61, 62, 63, 64 और 65 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और अन्य बातों का वर्णन करते हैं, जिसका आगे जिक्र करेंगे। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति के कार्य पर बात करेंगे। बता दें कि यह अंश राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और भारत के उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि संसद का कोई भी सदन संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, जिसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव और सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा, जिसमें राष्ट्रपति को प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा, और यदि आरोप 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। यह दस्तावेज राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के समय को भी संबोधित करता है और भारत के उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, जो राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अंत में यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या अनुपस्थिति जैसी आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उनके समान शक्तियां और परिलब्धियां होंगी। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम संविधान के कुछ ऐसे अहम हिस्सों पर बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन देश के शासन के लिए बहुत जरूरी हैं। हम समझेंगे राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति की भूमिका, खासकर तब जब हालात सामान्य न हों। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 61 से 65 तक। ये अनुच्छेद बताते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है और उपराष्ट्रपति क्या-क्या करते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे संतुलन और सुरक्षा बनाए रखता है। बिल्कुल। तो आज हम इन थोड़ी जटिल लगने वाली बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये नियम भारत के शासन को कैसे मजबूती देते हैं और मुश्किल हालात में भी व्यवस्था कैसे चलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 61 से, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है? क्या है इसका आधार? देखिए, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से शुरू हो सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन। ये बहुत बहुत गंभीर आरोप है और इसे साबित करने का तरीका भी उतना ही गंभीर और कह सकते हैं मुश्किल बनाया गया है। ये आरोप संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में? अच्छा, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। पर क्या कोई भी सदस्य बस उठकर कह सकता है कि भाई ये आरोप है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रक्रिया को कोई हल्के में ना ले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आरोप लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाना होता है और वो प्रस्ताव लाने से पहले भी 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त ये है कि सदन में प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी होगी, और दूसरी शर्त, उस सूचना पर जिस सदन में प्रस्ताव आ रहा है उसके कुल सदस्यों में से कम 1/4 मतलब 14 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अरे बाप रे! सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए ही सदन की कुल संख्या के 1/4 सदस्यों की सहमति, ये तो शुरुआती लेवल पे ही दिखाता है कि ये कितना सीरियस मामला है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि ये किसी एक व्यक्ति या छोटे गुट का मुद्दा नहीं हो सकता। इसे सदन के एक अच्छे खासे हिस्से का शुरुआती समर्थन मिलना ही चाहिए। ये एक तरह से पहला फिल्टर है। ठीक है, मान लिया कि ये शर्तें पूरी हो गईं, नोटिस दे दिया, हस्ताक्षर हो गए और प्रस्ताव सदन में आ गया। फिर आगे क्या होता है? इसके बाद जिस सदन ने आरोप लगाया है, यानी पहला सदन, वो उस प्रस्ताव पर विचार करता है और फिर उसे पास करना होता है। और यहाँ पर जो बहुमत चाहिए वो असाधारण है। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी है। कुल सदस्य संख्या का 2/3। हाँ,
इस पर जोर देना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग आए और वोट दे रहे हैं उनका 2/3, बल्कि सदन में जितनी कुल सीटें हैं, चाहे कुछ खाली हों या लोग आए ना हों, उसका 2/3 बहुमत चाहिए। ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है और ये जानबूझकर ऐसा रखा गया है। आप देखिए, सामान्य कानून साधारण बहुमत से पास होते हैं। कुछ खास संशोधनों के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए होता है, पर यहाँ कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले चाहते थे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगभग पूरे देश की सहमति जैसी स्थिति हो, जो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ही मुमकिन है। ये राष्ट्रपति के पद को राजनीतिक उठापटक से बचाता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए पहला सदन इस बहुत ही कठिन बहुमत से प्रस्ताव पास भी कर लेता है, तो क्या राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है? नहीं, अभी नहीं। अभी तो प्रक्रिया आधी ही हुई है, समझिए। जब पहला सदन प्रस्ताव पास कर देता है, तो ये प्रस्ताव और सारे आरोप दूसरे सदन में भेजे जाते हैं। फिर दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है या फिर जांच करने के लिए कोई कमेटी वगैरह बना सकता है। ये है दूसरा स्टेज जांच का। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अनुच्छेद 61(3) में ये भी है कि राष्ट्रपति को इस जांच में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बिल्कुल सही। ये नैसर्गिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस का बहुत जरूरी सिद्धांत है। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो जांच के दौरान खुद मौजूद रहें या अपने किसी प्रतिनिधि जैसे वकील को भेजकर अपना पक्ष रखें। उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है। हाँ, ये तो निष्पक्षता के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए जांच पूरी हो गई, फिर आखिरी फैसला कैसे होता है? जांच पूरी होने के बाद अगर दूसरा सदन भी, यानी जिस सदन ने जांच की है या करवाई है, वो भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि हाँ, राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो साबित हो गए हैं, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति पद से हट गए। हाँ जी, बिल्कुल। उसी पल से, जिस तारीख को दूसरा सदन ये प्रस्ताव पास करता है, उसी तारीख से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। इसके लिए अलग से कोई आदेश या नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। प्रस्ताव का पास होना ही काफी है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें, संविधान का उल्लंघन का आरोप, किसी भी सदन में शुरुआत, 14 सदस्यों के दस्तखत के साथ 14 दिन का नोटिस, पहले सदन में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, फिर दूसरे सदन में जांच जिसमें राष्ट्रपति को बचाव का मौका मिले, और फिर दूसरे सदन में भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। बाप रे, ये तो वाकई किले जैसा मजबूत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये कठोरता इसलिए है ताकि राष्ट्रपति पद की स्थिरता और गरिमा बनी रहे। ये पक्का करती है कि देश के मुखिया को सिर्फ राजनीतिक हवा बदलने या साधारण बहुमत के जोर पर ना हटाया जा सके। इसके लिए दोनों सदनों में बहुत बड़ी मतलब असाधारण सहमति चाहिए, जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करो। हालांकि ये भी एक सवाल उठता है कि क्या ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि अगर सच में कोई उल्लंघन हुआ भी हो तो भी इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए? ये शक्ति संतुलन का एक बहुत नाजुक मामला है। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाभियोग तो एक तरीका हुआ पद खाली होने का। अनुच्छेद 62 बताता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे भरने का क्या इंतजाम है। हाँ, अनुच्छेद 62 रिक्ति यानी वेकेंसी भरने की समय सीमा और तरीका बताता है। इसमें 2 मुख्य स्थितियां हैं। पहली, जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल सामान्य रूप से खत्म हो रहा हो। इस हालत में तो चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए ताकि पद एक दिन के लिए भी खाली न रहे। बिल्कुल। अनुच्छेद 62 यही कहता है कि कार्यकाल खत्म होने से जो रिक्ति होगी उसे भरने के लिए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए, ताकि सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल स्मूथ हो, कोई गैप ना आए। और दूसरी स्थिति क्या है? शायद जब पद बीच में अचानक खाली हो जाए। हाँ, अनुच्छेद 62(2) उसी की बात करता है। आकस्मिक रिक्ति मतलब अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें या उन्हें महाभियोग से हटा दिया जाए या किसी और वजह से पद अचानक खाली हो जाए, ऐसी हालत में नए राष्ट्रपति का चुनाव पद खाली होने की तारीख से हर हाल में 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर? ये समय सीमा क्यों रखी गई है? इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, कार्यपालिका के प्रमुख हैं। ये नियम पक्का करता है कि ये सबसे ऊंचा पद अनिश्चित काल तक खाली न रहे। 6 महीने का समय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए काफी माना गया है,
लेकिन ये भी तय करता है कि देश ज्यादा लंबे समय तक बिना फुल टाइम राष्ट्रपति के ना रहे, शासन चलता रहे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और इसी अनुच्छेद 62(2) में एक और बात है जो मुझे काफी दिलचस्प लगती है। जब इस तरह अचानक रिक्ति होने के बाद कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है, तो क्या वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए पद संभालते हैं? जैसे मान लीजिए 2 साल बचे थे, तो क्या वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेंगे? नहीं, और यही बात इसे खास बनाती है। अनुच्छेद साफ कहता है कि इस तरह आकस्मिक रिक्ति के बाद चुने गए व्यक्ति अनुच्छेद 56 के हिसाब से अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 साल के कार्यकाल के हकदार होंगे। वो सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करते। अच्छा, तो उन्हें पूरा 5 साल का नया कार्यकाल मिलता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे शायद सोच ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव अपने आप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और जो भी व्यक्ति इस पद पर चुना जाता है उसे अपना विजन लागू करने, अपना काम करने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। उन्हें एक स्थिर और पूरा मैंडेट मिलता है, भले वो बीच में हुए चुनाव से आए हों। ये पद की गरिमा और प्रभावशीलता दोनों को बनाए रखता है। ये बात स्पष्ट हुई। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 63 तो सीधा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, पर उनकी असली भूमिका हमें अनुच्छेद 64 और 65 में दिखती है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये पदेन या एक्स ऑफिशियो, इसका क्या मतलब है यहाँ? पदेन का मतलब है पद के कारण। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो सिर्फ इसलिए कि वो उपराष्ट्रपति है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन बन जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पद के साथ ही जुड़ी हुई है। ये हमने अमेरिकी सिस्टम से लिया है, जहां वाइस प्रेसिडेंट सीनेट के प्रेसिडेंट होते हैं। और अनुच्छेद 64 ये भी कहता है कि उपराष्ट्रपति कोई और लाभ का पद नहीं लेंगे, लेकिन इसमें शायद एक छूट भी है। हाँ, उसका परंतुक मतलब प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं या राष्ट्रपति के काम संभाल रहे हैं, तो उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति वाले काम नहीं करेंगे। और शायद उन्हें उस दौरान सभापति वाली सैलरी या भत्ते भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। उस समय वो राष्ट्रपति की शक्तियां और जिम्मेदारियां निभा रहे होते, तो उन्हें वेतन, भत्ते और जो भी विशेषाधिकार राष्ट्रपति को मिलते हैं वो मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति वाले नहीं। उस दौरान राज्यसभा के सभापति का काम उपसभापति करते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। अब आते हैं अनुच्छेद 65 पर, जो उपराष्ट्रपति की शायद सबसे अहम मतलब आकस्मिक भूमिका बताता है, राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। ये कब और कैसे होता है? अनुच्छेद 65 में 2 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति जो अनुच्छेद 65(1) में है, वो तब आती है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या किसी और कारण से खाली हो जाए। ऐसी हालत में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर अपना पद संभाल नहीं लेते। और जैसा हमने अनुच्छेद 62 में देखा था, नया चुनाव 6 महीने के अंदर होना है। तो इस हिसाब से उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा करीब 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही समय सीमा है। दूसरी स्थिति है अनुच्छेद 65(2) में। ये तब होती है जब राष्ट्रपति अपने पद पर तो हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से मतलब टेम्पररी तौर पर अपना काम करने में असमर्थ हैं। जैसे मान लीजिए वो विदेश यात्रा पर हैं या बीमार हैं या कोई और वजह जिससे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तब उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? क्या वो फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं? नहीं, यहाँ शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। इस दूसरी स्थिति में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे, डिस्चार्जेस द फंक्शंस। वो तब तक ये काम करते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस अपनी ड्यूटी संभालने लायक नहीं हो जाते हैं। यहाँ वो पद खाली होने की वजह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य एक्ट्स एज प्रेसिडेंट नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनका काम संभाल रहे हैं। हालांकि असल शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना बनाम राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। पर दोनों ही स्थितियां ये पक्का करती हैं कि देश का कार्यकारी प्रमुख या तो मौजूद हो या फिर उनका काम संभालने वाला कोई हो। शासन में कोई खालीपन या रुकावट ना आए। एकदम सही। ये हमारे संविधान में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। और अनुच्छेद 65(3)
ये भी साफ करता है कि जब भी उपराष्ट्रपति इन दोनों में से किसी भी भूमिका में होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों या उनके काम संभाल रहे हों, उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और उन्मुक्तियां मतलब इम्यूनिटीज मिलती हैं। और सैलरी भत्ते वगैरह भी राष्ट्रपति वाले ही? हाँ, उन्हें वो सभी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं जो राष्ट्रपति को संसद द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से मिलते हैं। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता, तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो लिखा है वो लागू होता है। इसका मतलब है कि उस दौरान वो पूरी तरह से राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं, अधिकारों और सुविधाओं दोनों के हिसाब से। ये इसलिए जरूरी है ताकि वो बिना किसी रुकावट के असरदार तरीके से राष्ट्रपति के काम कर सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना संविधान ने कितना मुश्किल बनाया है। ये वाकई एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उनकी कुल सदस्य संख्या का 2/3 जैसा भारी बहुमत चाहिए। हाँ, और हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, चाहे वो सामान्य कार्यकाल खत्म होने पर हो या अचानक बीच में, संविधान ने बिल्कुल साफ समय सीमाएं दी हैं, या तो कार्यकाल से पहले चुनाव हो या फिर 6 महीने के अंदर, ताकि पद ज्यादा समय खाली न रहे। और ये भी कि नए राष्ट्रपति को हमेशा पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है। और उपराष्ट्रपति, उनकी भूमिका सिर्फ राज्यसभा चलाने तक ही सीमित नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड बाय की तरह हैं, जो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में या पद खाली होने पर तुरंत उनकी जगह ले सकते हैं और शासन को चलाते रख सकते हैं। बिल्कुल। कुल मिला के देखें तो ये अनुच्छेद 61 से 65 तक दिखाते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने शासन की स्थिरता, निरंतरता और जिम्मेदारी को पक्का करने के लिए कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से सोचा था। महाभियोग की कठिन प्रक्रिया राष्ट्रपति पद को राजनीतिक उठापटक से बचाती है, तो वहीं आकस्मिक रिक्ति और उपराष्ट्रपति के ये नियम पक्का करते हैं कि देश का नेतृत्व कभी संकट में ना पड़े या कोई शून्य ना पैदा हो। ये शक्तियों के बंटवारे, नियंत्रण और संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। महाभियोग प्रक्रिया को इतना कठिन क्यों बनाया गया है? क्या सिर्फ राष्ट्रपति पद की स्थिरता के लिए, या ये कार्यपालिका को विधायिका के कभी-कभी होने वाले अति उत्साह से बचाने और शक्तियों के संतुलन को साधने का भी एक सोचा समझा प्रयास है? इस संतुलन के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या संभावित नुकसान? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सवाल हमें हमारे संवैधानिक डिजाइन की परतों को और गहराई से समझने में मदद करता है, और ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र में अलग अलग अंगों के बीच शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ इन अहम संवैधानिक नियमों पर इतनी विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में समझ और साफ हुई होगी। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति चुनाव और कार्यालय का कार्यकाल के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।